Hello students of class 7, good morning. I am Malik sir. I am going to continue the lesson respiration in organisms. So yesterday I had discussed about how we breathe, right? How do we breathe? उसके बारे में मैंने बताया था and how air enters the lungs और कैसे हवा जो है हमारे बॉडी के लंग्स के अंदर प्रवेश करता है. आज हम लोग बात करेंगे व्हाट मेक्स अस ब्रीथ. कौन सा वो चीज़ है जो हमें ब्रीथ करने में मदद करता है या ब्रीथ कराता है. ठीक है. अब देखिए, अभी जब आप अपने हैंड को अगर आप चेस्ट पर ले जाएं तो आप क्या देखते हैं, चेस्ट आपका फूलता और पिचकता है. एक बार आप करेगा, राइज करेगा, एक बार वो फॉल करेगा. तो ये कैसे होता है? तो ब्रीदिंग जब होता है आपका टेक प्लेस विद हेल्प ऑफ द इंटरकोस्टल मसल्स, राइट, बिटवीन द रिब्स और जो डायफ्राम है उसके बीच में. डायफ्राम मैंने आपको बताया था, कल दिखाया था. डायफ्राम और रिब्स के बीच में जो मसल्स होते हैं इंटरकोस्टल मसल्स कहलाते हैं, वो आपको मदद करता है, उसके मदद से होता है. तो अब देखिए, जब आप सांस लेते हैं, इनहेलेशन करते हैं ना, व्हेन यू टेक और व्हेन वी टेक एयर या फिर व्हेन वी ब्रीथ इन, जब अंदर में सांस लेते हैं तो क्या होता है, जो इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है ना. तो उसी समय क्या सब होता है, देखिए, द रिब्स आर पुश्ड अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स. तो हमारा रिब्स जो है ऊपर की ओर मूव करता है, अपवर्ड्स मूव करता है, और बाहर की ओर, ऊपर भी और बाहर की ओर. ठीक है. दूसरा, द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव्स डाउनवर्ड्स. जब वो इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है तो पहला आपको बताया कि रिब्स जो है ऊपर की ओर भागता है और बाहर की ओर निकलता है. ठीक है. ये नहीं कि बहुत ज़्यादा निकलता है, सर्टेन लिमिट तक होता है. दूसरा, डायफ्राम जो हमारा है कॉन्ट्रैक्ट करके वो नीचे की ओर मूव करता है. ठीक है. ये जो अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट्स हैं रिब्स का, और जो डाउनवर्ड मूवमेंट्स है किसका, डायफ्राम का. ठीक है. इससे क्या होता है, इंक्रीज द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी. इससे के कारण से चेस्ट जो कैविटी है उसमें स्पेस बढ़ जाता है. ठीक है. और ये जो चेस्ट कैविटी बिकम्स लॉन्गर एंड रसेस इनटू द लंग्स. इसके कारण से क्या होता है, बिकम्स लार्जर. हमारा चेस्ट कैविटी बढ़ गया, इसके कारण से एयर जो है अंदर की ओर मूव करता है और लंग्स में जाता है. द लंग्स गेट फिल्ड. लंग्स हमारा बढ़ जाता है किससे, हवा से. एंड एक्सपैंड, और वो बढ़ जाता है, मतलब वो फूल जाता है, एक्सपैंड करता है. ठीक इसका उल्टा होता है ड्यूरिंग एक्सहेलेशन व्हेन वी ब्रीथ आउट. जब हम लोग सांस छोड़ते हैं, द इंटरकोस्टल मसल्स जो पहले इंक्रीज किया था वो अब रिलैक्स मोड में आता है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जो उसका नॉर्मल कंडीशन था उसमें आ गया. तो यहाँ भी दो बातें होंगी. ठीक है. तो रिब्स मूव डाउनवर्ड, या रिब्स जो पहले में हुआ था जस्ट उसका अपोजिट होगा. तो रिब्स जो होता है डाउनवर्ड मूव करता है और इनवर्ड्स अंदर की ओर पहले वाले पोजीशन में आ जाता है. और डायफ्राम भी रिलैक्स करता है. तो पहले जो इंक्रीज किया था नीचे की ओर गया था, है ना, आपने देखा तो कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब वो रिलैक्स मोड में है. एंड मूव्स अपवर्ड्स, ऊपर की ओर मूव करता है, जिसके कारण से वो अपना ओरिजिनल पोजीशन गेन करने के लिए, जिसके कारण से चेस्ट कैविटी में स्पेस कम हो जाता है, जिसके कारण से उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहता है वो बाहर की ओर पुशअप होता है. द डाउनवर्ड एंड इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द रिब्स एंड द अपवर्ड मूवमेंट्स ऑफ द डायफ्राम डिक्रीज द स्पेस ऑफ द चेस्ट कैविटी. घटा देता है, इसके कारण से चेस्ट कैविटी हमारा छोटा हो जाता है. एंड द एयर पुशेज आउट ऑफ द लंग्स, और एयर जो है लंग से बाहर निकलता है और खाली होता है. ठीक है. अब यहाँ देखिए, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन में डिफरेंसेस दिया गया है, जो अभी हम लोग डिस्कस किए उसी के आधार पर है. अब देखिए, अगला स्टेप है व्हाट वी ब्रीथ आउट. हम लोग ब्रीथ आउट क्या करते हैं, तो दो बातें होती हैं. जो ब्रीथ आउट करते हैं तो पहले देखिए, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, तो अब ये आप कहेंगे कैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है ज़्यादा. तो आप ये जो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर क्या है, ठीक है, ये एक इस तरह का बॉटल है जिसमें आपको लाइम वाटर भरा हुआ है. ठीक है. और यहाँ एक पाइप लीजिए, स्ट्रॉ लीजिए, इससे आप मुंह से हवा जो है इसके अंदर डालिए. ठीक है. तो आप देखिएगा, अब जो मुंह से छोड़ रहे हैं तो वो एक्सेल्ड एयर है. ठीक है. तो ये जो आपने जो हवा छोड़ी तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण से, पहले आपने हवा छोड़ी तो देखा
ये पानी यहाँ जो लाइम वाटर इसमें मिला वो मिक्स हुआ तो लाइम वाटर जो है मिल्की हो जाता है, ठीक है, मिल्की, अब मिल्क दूध के कलर में, ठीक है। तो ये इस बात का सूचक है कि आपने जो हवा छोड़ा, जो एक्सहेल्ड एयर था वो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा कंटेन कर रहा था, ठीक है। जिसके कारण से कार्बन डाइऑक्साइड जब लाइम वाटर से मिलता है तो वो लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट है पता करने के लिए। दूसरा तो आपने देखा कि एक्सहेल्ड एयर आपको कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। दूसरा है कि ये साथ ही साथ वाटर वेपर्स भी छोड़ता है। आप आईने के सामने चले जाएं, ये बच्चा जैसे कर रहा है इस तरह से करें तो देखिएगा आप आईने के ऊपर भाप जैसा आ जाता है, फिर हाथ से पोछे तो देखिएगा हाथ में हाथ आपका थोड़ा थोड़ा भींगा हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो आपने दो चीज़ देखा, एक्सेलेशन में दो चीज़ बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर या वाटर वेपर्स। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इन द वाटर वेपर इन इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर इज गिवन। जो सांस हम लोग लेते हैं और छोड़ते हैं दोनों में एयर में, तो डिफरेंट गैसेस का जो परसेंटेज है वह बताया गया है। जब आप इनहेल्ड करते हैं एयर, ठीक है, तो ऑक्सीजन की उसमें मात्रा होती है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%, वाटर वेपर थोड़ा होता है, और एक चीज़ इसमें नहीं दिया नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन भी रहता है, क्योंकि एयर है तो उसमें नाइट्रोजन भी होगा, तो 78% जो होता है उसकी मात्रा होती है। जब आप बाहर छोड़ते हो उसको तो नाइट्रोजन जितना गया था उतना ही वापस चला जाएगा, 70-80% रहेगा, है ना। लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा घट के आती है। आप देख रहे हो इनहेल्ड एयर में 21% था, एक्सहेल्ड एयर में 16.4% है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4.4% से 4.4% हो गया, और वाटर वेपर्स ये लॉट मच काफ़ी मात्रा में बढ़ जाती है। तो आप देख रहे हो ऑक्सीजन की मात्रा जितनी घटती है उतनी ही से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। तो इस बात का सूचक है कि अंदर में रिस्पायरेशन के दौरान ऑक्सीजन यूज्ड अप हुआ, जितना यूज्ड अप हुआ उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, है ना। इसलिए ये बताता है कि ड्यूरिंग रिस्पिरेशन ऑक्सीजन इज नेसेसरी, ठीक है। अब एक टर्म है स्नीजिंग, कैसे होता है। जो इन एयर अराउंड अस समटाइम्स कंटेन वेरियस टाइप्स ऑफ अनवांटेड पार्टिकल्स। जो हमारे आसपास में एयर जो है कभी कभी क्या होता है वो आपको अनवांटेड पार्टिकल्स जैसे स्मोक है, डस्ट है ना, पॉलन है, इन सब चीज़ों को कंटेन करता है। जब आप इनहेल करते हो इन एयर को, जो एयर आपके सराउंडिंग में उसी को इनहेल करोगे, तो अनवांटेड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एयर यूजुअली गेट ट्रैप्ड इन द हेयर ऑफ द नेसल कैविटी में जो हेयर है उसमें ट्रैप हो जाता है, उसको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। However, sometimes, लेकिन कभी कभी किसी कारण बस, however, sometimes these particles may get past the hair, hair को पास कर जाता है, the nasal cavity. There they cause in irritation, वहाँ पर वो irritation cause करता है ना, of the lining of the nasal cavity है वहाँ पर, as a result of which we sneeze, जिसके कारण से हमको छींक होती है और हम लोग छींकते हैं। तो जब ये स्नीजिंग करेंगे क्या होगा, एक्सपेल दीज अनवांटेड फॉरेन पार्टिकल्स, तो ये फॉरेन पार्टिकल्स जो है बाहर निकल जाते हैं स्नीजिंग के दौरान फ्रॉम द इनहेल्ड एयर, एंड डस्ट फ्री क्लीन एयर इंटर्स आवर बॉडी, तो जाके हमारे बॉडी में डस्ट फ्री और क्लीन एयर मूव करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कोई डिफरेंस दिया हुआ है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कंबशन और रिस्पिरेशन एक ही चीज़ होता है, नहीं, दोनों अलग अलग चीज़ है। कंबशन में देखिए एनर्जी रिलीज इन द सिंगल स्टेज। कंबशन में एनर्जी एक बार किसी भी चीज़ को जलाइए, एनर्जी आपको हीट या लाइट के फॉर्म में रिलीज होता है एक ही बार में, एक ही स्टेप में। जबकि रिस्पिरेशन में एनर्जी इज रिलीज इन स्टेप्स, कई सारे स्टेप्स होते हैं और स्टोर्ड इन केमिकल्स, और केमिकल में स्टोर्ड होता है। मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, है ना, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स है विच कैन बी यूज्ड व्हेन एवर नीडेड। तो कई सारे स्टेप्स इसमें होते हैं। दूसरा, टेम्परेचर जब भी होगा हाई टेम्परेचर पर होगा, है ना, जबकि रिस्पिरेशन जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है उसी टेम्परेचर पर होता है। और तीसरा है प्लेस, और ये कंबशन किसी भी जगह पे हो सकता है, जबकि ये रिस्पिरेशन सिर्फ आपके बॉडी के लिविंग सेल्स में होगा। और ये कंबशन फास्ट प्रोसेस है और ये जो रिस्पिरेशन है स्लो प्रोसेस है, ठीक है। अब दूसरा है ब्रीदिंग और सेलुलर रिस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। तो ब्रीदिंग में आपने देखा ये फिजिकल प्रोसेस है, इसमें सिर्फ ऑक्सीजन रिच एयर को लेते हैं हम लोग और
कार्बन डाइऑक्साइड जिसको छोड़ते हैं, मतलब कोई केमिकल रिएक्शन यहाँ पर नहीं होता। जबकि रिस्पिरेशन में आइए, इट इज़ ए बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच ब्रेक डाउन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। यहाँ पर फूड का ब्रेक डाउन होता है ना। दूसरा, इसमें एनर्जी, ब्रीदिंग में किसी भी तरह का एनर्जी रिलीज नहीं होता, जबकि रिस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होता है। अब अकरेंस देखिए, इट अकर्स आउटसाइड द सेल। ये जो आपका ब्रीदिंग है वो सेल के बाहर होता है, जबकि जो रिस्पिरेशन है आपका सेल के अंदर होता है। एंजाइम्स आर नॉट इन्वॉल्व, इसमें ब्रीदिंग में आपको एंजाइम्स की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि यहाँ पर एंजाइम्स आर इन्वॉल्व एट सर्टेन स्टेजेस ऑफ रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन के एक सर्टेन स्टेज पर एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब देखिए कुछ यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करते चलते हैं। और ड्यूरिंग इनहेलेशन द रिब्स आर पुश्ड अपवर्ड्स, है ना। रिब्स होते हैं ऊपर की ओर पुश्ड होते हैं। ए इज द करेक्ट आंसर, अभी आपको बताया, रिब्स अपवर्ड की तरफ, पुश्ड अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। ठीक है, तो अपवर्ड्स होगा। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी में स्पेस होता है डिक्रीज करता है, घट जाता है। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड है, इन विच एक्टिविटी इज द ब्रीदिंग रेट इज द फास्टेस्ट, रीडिंग, वॉकिंग, टॉकिंग और रनिंग। तो डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। रनिंग में जब दौड़ते हैं तब आपका ब्रीदिंग रेट जो होता है काफ़ी फास्ट हो जाता है। अब आगे है, द ऑक्सीजन ऑफ द एयर डिफ्यूजेज आउट फ्रॉम ब्रोंचियोस एल्वियोली, एल्वियोली होगा आपका। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। अब 5, एज द एयर पासिस थ्रू द नेसल कैविटी इट बिकम्स कोल्ड, वेरी कोल्ड, वार्म और हॉट। वार्म होगा, सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो ये सारा अब ह्यूमन बॉडी के बारे में था, रिस्पिरेशन। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में रिस्पिरेशन इन अदर एनिमल्स के ऊपर पढ़ेंगे, है ना। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।